हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इग्नोर्ड है लेकिन बहुत कॉमन भी है और डॉक्टर्स इसके बारे में ज़्यादा टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। इस बीमारी के कारण आपको और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए इस बारे में आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप साइड में एक टाइमर देख सकते हैं। जैसे ये टाइमर खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी कौन सी है और आप तब तक गेस कीजिए कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाता हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी से होने वाली और कौन सी बीमारियां हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस बीमारी के कारण आपको रात में बार बार यूरिनेशन होगा और आप डीप स्लीप में नहीं जा पाएंगे। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो 5 से 10 बार भी उठना पड़ सकता है। दूसरा, आपको थकावट या फैटीग का महसूस होगा। आपको बार बार थकावट होगी। कोई भी आप काम करेंगे, जरा सा काम कर लेंगे तो आपको थकावट होगी। ऐसा लगेगा कि मैं सो जाऊं या फिर मैं आराम कर लूं। आपका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होगा। आपकी शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग बढ़ जाएगी और इससे आपको भूख भी ज्यादा लगने लगेगी। इसी कारण से आपको बेली फैट या फिर ओबेसिटी हो जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही कमजोर हो जाता है, जिस वजह से अगर आपको वेट लॉस करना भी हो तो आप एक लिमिट तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने टारगेट को मिस कर जाएंगे। इसी से आपको फैटी लिवर की समस्या भी आती है और साथ में आपका मूड भी अच्छा नहीं होता। आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है या फिर आपको इरिटेशन ज्यादा हो सकता है। इसी के कारण कुछ लोगों में डिमेंशिया या फिर भूलने की बीमारी हो सकती है। इसी कारण से आपके शरीर में कैंसर, हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाता है। इसी बीमारी से आपको नर्व्स की भी समस्या आती है और इसीलिए कुछ लोगों में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन की समस्या आती है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आती है, जहां पर हाथ पैर में जलन और चुभन होती है। इसी बीमारी से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो और कमजोर हो जाएगा और आपके शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही कारण है कि आपका HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है मतलब LDL वो बढ़ जाता है और इस वजह से आपको हार्ट की समस्या या फिर ब्लड प्रेशर की भी समस्या आती है। वुमेन्स में PCOS और मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या आ सकती है। इसी से टाइप 2 डायबिटीज की भी समस्या आती है और शरीर में गॉल स्टोन्स भी बनने लगते हैं। ये सारी बीमारियां जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की वो सिर्फ एक ही बीमारी से कनेक्टेड है, जिसका नाम है हाइपर इंसुलिनेमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, इंसुलिन मतलब जो एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है और वो शुगर को एब्जॉर्ब करके सेल्स में डालता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अनीमिया मतलब ब्लड, मतलब खून में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन होने से दुनिया भर की सारी बीमारियां होती हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ज्यादातर डॉक्टर्स का इस बीमारी पर कोई ध्यान ही नहीं है। वो कोई टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। वो मोस्टली आपका सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल का ही टेस्ट कराते हैं। अब ये अक्सर होता है कि खून में इंसुलिन की मात्रा बहुत सालों से बढ़ा हुआ हो और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आए। ब्लड में इंसुलिन हाई कार्ब शुगर डाइट और फ्रीक्वेंटली खाने से होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब ज्यादातर लोग इतना हाई कार्ब और शुगर डाइट लेते हैं तो भी इतने सालों तक ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली कैसे आती है? ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल आदमी दिन भर में 13 टीस्पून एडेड शुगर ही सेवन कर लेता है। अब ये तो सिर्फ एडेड शुगर है, इसका नॉर्मल खाने में आने वाला कार्बोहाइड्रेट से लेना देना नहीं है। पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करें तो एक एवरेज इंडियन के डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक 65 to 75% होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी तो शरीर में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक एवरेज इंडियन दिन भर में 65 to 70 टीस्पून शुगर कंज्यूम कर लेता है। ये लगभग 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक हो गया। अब इतना शुगर आता कहां से है? ये सब मीठी चीजें जैसे शुगर, हनी, खांड, गुड़, चॉकलेट्स और फीकी चीजें जैसे ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, रोटी, चावल, सीरियल्स और भी दूसरे अनाज से बनी हुई चीजों से आती हैं। जैसे एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर है, एक इडली में 4 चम्मच शक्कर है, एक बोल पोहे में 4 चम्मच शक्कर है, 100 ग्राम कुरमुरे में लगभग 15 चम्मच शक्कर है, चावल में भी 75% शक्कर है। एक बॉल पके हुए चावल में 4 चम्मच शक्कर होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारा स्टेपल डाइट रोटी और चावल, इसमें भी भरपूर स्टार्च, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोटी में अगर 4 चम्मच शक्कर है तो उसको 1 चम्मच या 2 चम्मच पे कैसे लाया जाए, इसके भी अपने रेसिपीज हैं। अगर चावल में 1 बॉल चावल में 4 चम्मच शक्कर है या फिर चावल में 75% शुगर होता है तो इसको भी 20% पे कैसे लाया जाए, इसके भी अपने रेसिपीज हैं, जिनके रेसिपी के वीडियो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पर। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एक आम आदमी इतना ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहा है तो उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है? गेस कीजिए, इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन ही तो है जो दिन रात काम करता है और हमारे ब्लड में शुगर लेवल को नॉर्मल ले आता है। और इसीलिए जब आप अपना ब्लड चेकअप कराते हैं तो आपको सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल ही नहीं, आपको अपना इंसुलिन का लेवल भी चेक करना होगा, क्योंकि ये इंसुलिन ही तो है जो एक्स्ट्रा शुगर को ट्राइग्लिसराइड्स और फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिस वजह से आपको हार्ट की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। अब ये खेल लगभग 10 से 15 साल तक चलता रहता है और आपका ब्लड शुगर लेवल तो नॉर्मल आता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आपका इंसुलिन जो उसको काम करना चाहिए, मतलब शुगर को इनटेक करना और एब्जॉर्ब करना और आपको एनर्जी देने का काम, वो ढंग से कर नहीं पाता, जिस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कंडीशन है, अगर मैं इसे एक आसान भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए, अगर आपके पास एक बच्चा है और आप उसे हर चीज में डांटते रहें तो एक समय के बाद क्या होगा, वो बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, वो बच्चा ढीठ हो जाएगा, या फिर हम ये कहेंगे कि ये बच्चा अब रेजिस्टेंट हो गया है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को डांटना बंद कर दें और 1 या 1.5 साल बाद उसे अचानक से एक चीज पे डांट दें तो क्या होगा, वो बच्चे पर असर होगा, वो शायद बच्चा रोए भी। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये बच्चा अब सेंसिटिव हो गया है। तो सेम होता है इंसुलिन का। जब इंसुलिन पर एक्सपोजर शुगर का बहुत ज्यादा होता है तो इंसुलिन जो है वो रेजिस्ट करता है उस शुगर के लिए, उस शुगर की वैल्यू नहीं करता और उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन वही जब शुगर उसे कम दें, उसका एक्सपोजर शुगर पे कम हो, मतलब इंसुलिन का एक्सपोजर शुगर पे कम हो, तो इंसुलिन शुगर को वैल्यू करने लगता है, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपको यह भी समझना होगा, जैसे ज्यादा शुगर आपके शरीर के लिए टॉक्सिक है, वैसे ही ज्यादा इंसुलिन भी आपके शरीर के लिए टॉक्सिक है। अब इससे समस्या ये भी आती है कि इंसुलिन का काम सिर्फ यही नहीं कि शुगर को एब्जॉर्ब करे, इंसुलिन का काम ये भी है कि बॉडी में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन डी और भी जो दूसरे विटामिन्स हैं, इनको भी एब्जॉर्ब करता है। और जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन हमारे बॉडी में जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारे ब्रेन सेल्स को भी फ्यूल नहीं मिल पाता और इस वजह से कुछ लोगों में डिमेंशिया की समस्या आती है। और आपका ब्लड शुगर लेवल तो शुरुआत में नॉर्मली आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण बढ़ने लगता है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज किस तरह से रिवर्स होता है? वही जो मैंने आपसे कहा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाकर। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कंडीशन है वो हमारे शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है और इस वजह से हमारा शरीर और ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाने लगता है ताकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सके, भले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो। ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर एक घर में आग लग रही हो और एक तरफ एक आदमी पेट्रोल से आग और लगाए और दूसरी तरफ एक आदमी पानी से आग बुझाए, लेकिन पेट्रोल की सप्लाई अनलिमिटेड है, तो एक समय के बाद उस घर में तो आग लगी जाएगी। यही होता है एक नॉर्मल आदमी के शरीर में। शुरुआत में इंसुलिन शुगर को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन एक समय के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शुगर लेवल बढ़ता रहता है और इसी कारण से टाइप 2 डायबिटीज भी होता है। और डाइटिशियंस और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने पेशेंट्स के डाइट में कोई बदलाव नहीं करवाते हैं, जैसे कि शुगर और कार्ब्स की मात्रा को कम नहीं करते, बस वो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। और इवेंचुअली क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा, तो ये जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं इसके भी डोजेस बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर शुरुआत में एक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट अगर मेटफॉर्मिन ले, हो सकता है कि दिन में सिर्फ एक ही गोली ले, तो इवेंचुअली वो 2 गोली लेने लगेगा और फिर 3 गोली, हो सकता है और दूसरे टाइप की जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं वो शुरू हो और एक समय के बाद उसका भी कोई असर ना हो और इंसुलिन पर जाना पड़े। अब एक पेशेंट एंटी डायबिटिक मेडिकेशन तो लेता है, लेकिन इससे डायबिटीज से आने वाले और कॉम्प्लिकेशंस रुकते नहीं है, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी या फिर गैंग्रीन हो जाना, डायबिटिक फुट हो जाना या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जहाँ पे हाथ पैर में जलन चुभन होती है या फिर ब्रेन स्ट्रोक की समस्या आ सकती है।
अब हाइपर इंसुलिनेमिया को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप अपने डाइट में LDCF और कीटो डाइट को फॉलो करें और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें। वैसे अगर आपको ये समझना हो कि कीटो डाइट या LDCF डाइट क्या है और इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिले। और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। मैं विशाल अग्रवाल, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।